नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोरोना का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, और इसे लेकर ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने हाल ही में विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर एक सर्वे किया है और आकलन किया कि कोरोना संकट का असर किस तरीके से विकसित राष्ट्रों, विकासशील राष्ट्रों पर साफ तौर पर नजर आया है। और इसको लेकर उन्होंने दो सिनारियो रखे हैं। पहला सिनारियो ये है कि दुनिया के तमाम देशों में कोरोना की पहली लहर यानी कि जो पहला प्रकोप है उसके चलते क्या असर पड़ रहा है, और अगर ये रिपीट होता है यानी कि सेकेंड वेव कोरोना की आती है तो असर किस तरीके से दिखेगा, और इसमें किस तरीके से भारत नजर आ रहा है, कितना इम्पैक्ट यहाँ पर दुनिया के मुकाबले कम है, उसके पीछे की वजहें क्या हैं, और ये भी समझेंगे कि इसे कम करने के लिए, कि इसके असर को कम करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास विकल्प के तौर पर क्या सामने है। और इसे समझने के लिए हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। अनिल त्रिगुनाथ सर हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं प्रोफेसर चरण सिंह जी, जो कि प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स में और साथ साथ सीईओ हैं एग्रो फाउंडेशन से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। तीसरे खास मेहमान हमारे साथ धनेन्द्र कुमार जी हैं, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में अनिल सर आपसे करना चाहूंगा। अगर इस रिपोर्ट को देखें तो ओईसीडी ये कहता है कि अगर पहले सिनेरियो को देखें यानी कि सिर्फ एक वेव को समझें कोरोना की, तो वर्ल्ड वाइड जो इसका इंपैक्ट है वो दुनिया के अलग अलग देशों में एवरेज करीब 6% की गिरावट जीडीपी में दिखती है अगर हम होल वर्ल्ड को अगर मापें। लेकिन अगर यही वेव दोबारा रिपीट होती है कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के बाद, तो इसमें 6.5% से ज्यादा की गिरावट होगी जो मौजूदा सिनेरियो होगा। कैसे आप देखते हैं इसे? देखिए, ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है। पिछले 100 साल में इस तरह से कभी नहीं हुआ, जिसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्चुअली एक स्टैंड स्टिल पे आ गई। सब जगह बिल्कुल रुक गया है सब कुछ। तो जो इकोनॉमिक रिपरकशंस हो रहे हैं इस वक्त सारी दुनिया में, वो दोनों चैलेंजेस, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो या वो इकोनॉमिक रिवाइवल के मामले में हो, दोनों ही इस तरह के हैं कि उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि कल क्या होगा, क्योंकि आज तक हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे आप उस कोरोना वायरस को कंटेन कर सकें। अभी हम जहां भी देख रहे हैं वो ये है कि हर जगह ये बढ़ता ही जा रहा है। कई स्टेट्स में, कई कंट्रीज ने स्टार्ट किया, अपना लॉकडाउन खत्म किया, उसके बाद फिर दोबारा से रीइम्पोज करना पड़ा, या उससे उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और हेल्थ एक्टिविटी पे दोबारा और एडवर्स इम्पैक्ट आया। तो ये सब जज करने में टाइम लगेगा। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। ओईसीडी की रिपोर्ट है, उसने कहा है कि यूके की जो इकोनॉमी है लगभग 11.5%, हाईएस्ट वर्स्ट हिट इकोनॉमी रहेगी। और आपको पता है कि यूके अभी रिसेंटली ब्रेक्सिट में ईयू से बाहर आया है। ईयू, सारे जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमीज डेफिनेटली एक ग्लोबल रिसेशन के तहत बहुत नीचे चली जाएंगी। और ये 10 से 11, जैसे आपने कहा 6% ग्लोबल एक तरह का मापदंड है, और ये एक एस्टिमेट्स ही हैं। ये रियलिटी तो आज भी किसी को नहीं पता है, क्योंकि रियल टाइम बेसिस पे आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 3 महीने के हिसाब से अगर इन लोगों ने किया है तो ये सारे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे कि बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अक्टूबर नवंबर में शायद सेकेंड वेव शुरू हो जाए। चाइना में हम देख रहे हैं कि सेकेंड वेव स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, और चाइना की इकोनॉमी जो लेटेस्ट आया है स्टेटमेंट, उसके हिसाब से 6% से भी और नीचे जाएगी। तो इसके लिए इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। एक तो स्टार्टिंग बिल्कुल एक हम नए धरातल से शुरू करें सारी इकोनॉमीज का आंकलन, और अपनी इकोनॉमी को किस तरह आगे बढ़ाएं। दूसरी चीज हम ये देखें कि जो प्रोडक्शन मेथड्स हैं उसमें क्या कोई चेंज लाया जा सकता है। जो हमारे जो सारे कंट्रीज इस वक्त, लाइक अमेरिका के कह रहे हैं 20 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इंडिया में भी लगभग 20% का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो हो गया है इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर में। चाइना, सारे कंट्रीज में इस वक्त एक बहुत बड़ी विपदा है कि किस तरह से किया जाए। तो क्या इस वक्त हम वो नई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि प्रोडक्शन मैथड्स ऐसे बन जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या इस तरह की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि सरकारों की सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि किस तरह से एक बैलेंस बनाया जा सके हेल्थ और इकोनॉमी के बीच में। तो
इफेक्ट वाकई में बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। आगे कई सालों तक इकोनॉमीज बाहर नहीं आ पाएंगी। कुछ इकोनॉमीज बेटर करेंगी, चांसेस है इंडिया शायद उससे थोड़ा बेटर करे। जी, मैं इंडिया पर भी आऊंगा उससे पहले, लेकिन प्रोफेसर चरण सिंह सर, जिस तरीके से इस रिपोर्ट को अगर मैं 3 हिस्सों में बांटूं, पहला ये जो विकसित राष्ट्र यानी कि डेवलप्ड कंट्री हैं, और जैसे कि त्रिगुणाथ सर ने कहा बहुत अहम है कि वहां पर जो आंकड़ा है वो 11% से ऊपर का दिख रहा है। ये सिनेरियो इतना ज्यादा क्यों है, और क्या डिमांड और जो कंजम्पशन का मैं कहूं कि रेशियो है वो ज्यादा यहाँ पर वल्नरेबल दिखता है, वो ज्यादा खतरे को बढ़ाता नजर आ रहा है, और यही वजह है कि इन राष्ट्रों में लॉकडाउन करने के बाद दोबारा से इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जल्द से जल्द उसे खोलने या पटरी पर लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ये जो बहुत अहम मुद्दा चल रहा है, ओईसीडी रिपोर्ट तो उस श्रृंखला में एक रिपोर्ट आई है, उससे पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जून में आई थी, उससे पहले अप्रैल में IMF की रिपोर्ट आई थी। इस दौरान रेटिंग एजेंसीज की भी रिपोर्टें आई हैं। हर रिपोर्ट पिछली रिपोर्ट से ज्यादा खराब रिपोर्ट आ रही है। अगर आप IMF की देखेंगे तो वो अप्रैल में कह रहे थे कि 3% से वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड आउटपुट सब गिरे, वर्ल्ड आउटपुट 3% से गिरेगी, पर अमेरिका और ये यूरोपियन कंट्रीज में ये नेगेटिव रिसेशन में काफी सीवियर जाएगी, 5 से 9% तक। जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई जून में, वो उससे भी खतरनाक थी। वो कह रही थी कि ये अमेरिका वगैरह में 7.5% तक रिसेशन आ सकते हैं, नेगेटिव ग्रोथ आ सकती है। 80 सालों में ऐसी चीज नहीं हुई है। अभी ये OECD की रिपोर्ट हाल में आई है, ये तो बिल्कुल ही कह रही है कि सिचुएशन बहुत खराब है। पर इस रिपोर्ट की एक खास बात यह है, इसने वेव्स में देखा है, पहला वेव, सेकेंड वेव। अब जैसे जैसे अभी एम्बेसडर साहब ने कहा कि बात तो सच्ची है, चाइना में सेकेंड वेव शुरू हो गया है, और दूसरी बात चल रही है कि हो सकता है हमारे अपने देश में और दुनिया भर में सेकेंड वेव। आप याद करिए, जो स्पेनिश फ्लू था 1918 में जब आया था, उसका जो सेकेंड वेव था वो पहले वेव से 5 गुना ज्यादा खतरनाक था। आप समझिए कि अगर 1x डेथ हुई थी पहले वेव में, 5x डेथ हुई थी दूसरे वेव में, और जब तीसरा वेव आया उसमें 2x डेथ हुई। कहने का भाव, जो सेकेंड वेव आता है वो बहुत खतरनाक होता है, उसके बावजूद तीसरा वेव भी आता है जो पहले वेव से भी खतरनाक होता है। अब ये सिचुएशन चल रही है, अभी इन लोगों को समझ आ रही है कि ये वेव्स में आ सकता है, और क्योंकि वेव्स में आ सकता है, ये सारी सिचुएशन और की और गंभीर होती जा रही है। इन देशों ने क्या किया, जब ये पहली बार हिट हुआ, पहले तो इन्होंने इतना उसको सीरियसली लिया नहीं। आप भी जानते हैं यूके में क्या हुआ, अमेरिका केस तो क्लासिक केस है जो हुआ, इटली में हम जानते हैं। इन्होंने सीरियसली लिया नहीं जो हमारे देश ने लिया है। हमारा देश पहले दिन से ही बहुत सतर्क हो गया था। अभी इधर इन देशों में जहाँ जनसंख्या हमसे बहुत कम है, 4, 5, 6 करोड़ की जनसंख्या होती है इन देशों में, अमेरिका जो इनसे सबसे बड़ा देश है उसमें सिर्फ 33 करोड़ की जनसंख्या है, वहां पे जिस तरीके की वहां पे मृत्यु हुई है वो इतनी ज्यादा है, कुछ कहने की हद नहीं। यूके ने क्या किया, यूके ने कहा आप घर बैठे हो, आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे, आपको डिमांड देंगे, आपकी तनख्वाह कुछ हद तक घर आती रहेगी। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना शुरू कर दिया और साथ में एक पैकेज भी है। अब ये दोनों स्थितियों में क्या हो गया, अमेरिका में 4 करोड़ लोग, 40 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयमेंट में चल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू हो गया। इंग्लैंड में वैसा अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं हुआ क्योंकि लोगों के घर में उनकी तनख्वाह आती रही, कुछ हद तक वैसे आंकड़े तो नहीं आए। उसी तरीके इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, सब में काफी कुछ हुआ। जर्मनी में ऑफकोर्स थोड़ी स्थिति अलग है। ये इतनी गंभीरता जो हुई उसका कारण ये यही था कि ये लोग पूरी तैयारी नहीं कर रहे थे और उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। उसका एक कारण ये भी था, इन्होंने कहा हमारे वहाँ H1N1 भी हुआ था और सार्स और मर्स भी हुआ था, उस टाइम पे भी इतनी खतरनाक सिचुएशन नहीं आई थी। शायद ये वैसे ही एक है, इनको नहीं ज्ञान था कि ये तो स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक 1918 वाला है, ये तो बहुत खतरनाक है। हम लोग जो देश में थे, हम लोग सतर्क हो गए, दूसरों से सीखा और खुद भी उस पर विचार किया। तो आपका सवाल था कि क्यों ये इतने झमेले में आ गए और क्यों उसकी ग्रिप में आ गए, क्या ये तैयार नहीं थे? तो मेरी राय यही है कि ये लोग तैयार नहीं थे, इन्होंने बहुत कैजुअली लिया। आखिरली बात जो मैं कहनी चाहूंगा, इनके पास मेडिकल फैसिलिटीज थी, हमारे पास नहीं है। वो हम जो इतना सतर्क थे उसका एक कारण ये भी था, ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे उसका कारण वो था। पर ये इतनी महामारी है, जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा और बहुत अच्छा कहा, किसी को पता नहीं ये क्या रास्ता पकड़ेगी और किसी को इसकी हद का ज्ञान नहीं है।
तो बहुत संभल के फूक फूक कर पैर कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। ओके, धनेन्द्र सर, जो इशारा त्रिगुनाथ सर ने किया, मैं थोड़ा सा इसको और चाहूंगा कि अगर आप विस्तार इसको दे पाए कि जिस तरीके से अभी हम विकसित राष्ट्रों की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन लेस है, कंजम्पशन लेस हुआ, डिमांड और ज्यादा श्रिंक कर गई, और बैलेंस जो था कि हेल्थ पर फोकस ज्यादा करें या इकोनॉमी पर, ये एक बहुत क्रिटिकल इशू था जिसको सही से हैंडल करने में नाकाम दिखे विकसित राष्ट्र। इसलिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट कोरोना का अगर इकोनॉमी पर देखें तो उन्हीं राष्ट्रों पर ये रिपोर्ट इशारा कर रही है। जैसा अभी डिस्कशन में बात आई, ये जो आपदा आई है, महामारी जो आई है, ये इस पिछले 100 साल की सबसे बड़ी आपदा है। एक तरीके से 1918 में भी जो आई थी आपदा, वो शायद इतनी भयंकर ना हो, क्योंकि उस जमाने में जो इसका इम्पैक्ट हुआ था वो दूसरी तरीके से हुआ था। आज की ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में सारे देश एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। सारी इकोनॉमीज, कोई पार्ट कहीं बनता है, कोई पार्ट कहीं बनता है, कोई इन्वेस्टमेंट कहीं से आता है। सारे देश, सारी इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो लिहाजा कहीं पर भी कुछ अगर महामारी का भयंकर प्रभाव होता है इकोनॉमी में, तो दूसरे देश भी उससे प्रभावित होते हैं। आप देखेंगे कि कोई अमेरिका में कुछ होता है, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में होता है, वहाँ की इकोनॉमी में, वहाँ के इंटरेस्ट रेट्स में कुछ भी बात होती है तो एकदम उसका प्रभाव सब जगह आता है। इसी प्रकार चाइना और दूसरे प्रकार की बातों में। रही बात इसकी कि ये जो विकसित देश हैं, उनके अंदर ये आपदा जैसी ही आई, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ा, ये बात ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा आश्वस्त थे कि हमारे पास तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ी है। आपने देखा होगा कि इटली के अंदर वो ट्रक्स में भरी भरी बॉडीज जा रही थी, जबकि इटली में इतनी ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ी हुई है। और मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर जितने देश थे, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सारे देशों में तकरीबन इस प्रकार की दिक्कतें पेश आई हैं। साथ में और बहुत सारी दिक्कतें थी कि उनकी इकोनॉमी इतनी बढ़ी हुई है, उसको वो बचाना भी चाह रहे थे, लेकिन उसका एकदम दुष्प्रभाव इतना पड़ा कि वो उनके लिए बैलेंसिंग करना उनके लिए बहुत दुर्लभ चीज होगी कि कैसे वो रोजगार को, इकोनॉमिक प्रोडक्शन को किस प्रकार से करें। और चूंकि पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा थी, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा थी, तो उनको ये बैलेंसिंग दिक्कत रही। अब ये जो इकोनॉमी पर इसका प्रभाव पड़ा, ये दोनों तरफ, डिमांड की तरफ भी पड़ा और सप्लाई की तरफ भी पड़ा। तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई, लोगों के पास में पैसा आया नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई। अब लॉकडाउन की वजह से लोग घर में बैठे, कारखाने बंद हो गए, बिजनेसेस बंद हो गए, आमदनी बंद हो गई, तो उनकी परचेजिंग पावर भी कम हो गई। उद्योग धंधे, बिजनेसेस के लिए भी दिक्कत हो गई कि वो कहाँ से उनको दें। सरकार को भी दिक्कत हो गई, उनके लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर किस प्रकार से वो स्टिमुलस पैकेज कितना दें। फिर भी ये इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारे देश में उन्होंने 20 लाख करोड़ का जो ये स्टिमुलस पैकेज घोषित किया, और उसको डिजाइन इस तरीके से किया कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में या दूसरी चीजों में खर्च हो, और जिससे देश में उसकी आर्थिक प्रगति में उससे जल्दी से प्रगति हो सके। अब रही बात इसकी कि इसकी एक वेव पहले आ सकती है, एक वेव बाद में आ सकती है। बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक कोई इसकी इफेक्टिव वैक्सीन या इसका इलाज नहीं बनेगा, तब तक तो एक तरीके से हम लोग मंडरा रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि भाई कैसे क्या होगा, और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक बात यह है कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, भारत सरकार कुछ नीतियां बनाती है, लेकिन सारे राज्य अपने अपने हिसाब से उसको लागू करते हैं। तो इस प्रकार के माहौल में पूरे देश में एक बात, एक आवाज के साथ लागू हो, एक ये भी कठिनाई है। ये भी दिक्कत है कि हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम भी कम है, और जो लोग ऐसे वल्नरेबल सेक्शंस के, उनके लिए ये बहुत दिक्कत की बात है कि वो किस प्रकार अपना डे टू डे वर्क करें। तो इन सारी बातों को बैलेंसिंग करते हुए सरकार ने मनरेगा और दूसरे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम से, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम से ये किया कि राशन से कि उनको
खाने पीने का मैं इन मिलता कदमों है। की तरफ आऊंगा सर, इस पर अभी आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो बड़ा सवाल है, जिस तरीके से चरण सिंह सर कि चीन का अगर मैं जिक्र देखूं, और पुरानी अगर 3 रिपोर्ट इनका आप कह रहे थे वर्ल्ड बैंक की हो या इस तरह की जो अलग अलग रिपोर्ट आई हैं, चीन फिर भी बाकी देशों से जो विकसित राष्ट्र हैं वहां से वो सेफ जोन में नजर आता है, जबकि उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। क्या इसके पीछे बड़ी वजह है, और उसके बाद भारत का नंबर देखता है, तो क्या वो फैक्टर हैं जो इन देशों के लिए मैं कहूं कि अभी भी प्लस पॉइंट बने हुए हैं? देखिए, जो आपने सवाल किया ना चीन का, ये तो अपने कमाल का सवाल किया। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ध्यान से सुनिए। चीन में ये सारी चीज शुरू हुई, पर चीन का आप डेथ रेट देखिए क्या चल रहा है। वो डेटा जो आंकड़ा है वो मुझे बहुत ही ठीक नहीं लगता है। एक बात। दूसरी बात, जब आईएमएफ ने रिपोर्ट निकाली, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाली, चीन और इंडिया उन दोनों में पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। 2 देश थे 2020 में जो पॉजिटिव ग्रोथ दिखाएंगे, और इंडिया का पहली बार आईएमएफ ने कहा कि 1.9, और उसके बाद तो जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाली जून में, उसमें उन्होंने इंडिया को भी नेगेटिव में दिखाया। और जो ओईसीडी की रिपोर्ट है, अगर आप इसकी डबल हिट रिपोर्ट देखेंगे, डबल हिट पे तो ये चाइना और इंडिया दोनों को ही नेगेटिव दिखा रहा है। जी जी। चीन की खासियत ये है कि चीन में एक तो अपनी बहुत बड़ी मार्केट है इंटरनली। चीन ने जो सारा कुछ किया उसको एक जगह वुहान में कंटेन कर दिया। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कि कुछ और इलाकों में सेकेंड वेव दिखना शुरू हुआ है, नहीं तो उन्होंने पूरा कंटेन उसको वुहान में किया। उसके बाद जो रिकवरी की और प्रोडक्शन शुरू कर दी, वो बड़ी तेजी से उन्होंने कर दी। तो साल में ये आशा थी कि ये साल में पूरा रिकवर कर जाएंगे। 2-3 महीने बेशक चीन के गवाए गए हैं, पर अभी क्योंकि कंटेन कर लिया है, दे विल बी एबल टू डू इट। अब जो सेकंड वेव और थर्ड वेव है, अगर ये आते हैं तो चीन भी नेगेटिव जोन में जा रहा है, क्योंकि ये सेकंड वेव और थर्ड वेव कहाँ हिट करेगा, अभी एक ही शहर में वुहान में कंटेन होगा, कहाँ होगा ये किसी को पता नहीं। अब इसके बाद एक और बात मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूं, जो ग्लोबल ग्रोथ है, वर्ल्ड जीडीपी तो गिर ही रहा है, क्योंकि जैसे अभी अभी हम लोगों ने विचार किया है, डिमांड भी गिर रही है, सप्लाई भी गिर रही है। पर चाइना अपने आप में क्योंकि इतना बड़ा देश है, उसके अपनी पॉपुलेशन, अपनी डिमांड और उसकी पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा है, अगर विदेशों में भी उसकी ये एक्सपोर्ट्स ना हो पाए तो इंटरनली विद इन द कंट्री भी उसकी डिमांड है। तो इसलिए चीन का जो आंकड़े हैं, बहुत, मैं अपनी तरफ से 2 बातें कह रहा हूं। एक, उनके आंकड़ों पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है, एक बात तो ये कह रहा हूं। और दूसरी बात ये कह रहा हूं कि उनकी इकोनॉमी इतनी विकसित हो चुकी है, इतनी बड़ी है, इतनी पॉपुलेशन और पर कैपिटा इतनी ज्यादा है। $13 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारी तो $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अमेरिका की 18 से 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और हमारी पर कैपिटा इनकम करीब $2,000 है। उनकी तो हमसे 12-13 हजार डॉलर ट्रिलियन, 12-13 हजार। तो विकसित, काफी विकसित है, तो डिमांड विद इन द कंट्री वो काफी सस्टेन कर पाएंगे, प्रोडक्शन वो लोग कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट आई वांट टू से इज, जितनी भी कंट्रीज आप देख रहे हैं, एडवांस कंट्रीज या इंडिया जहाँ पे हिट हो रही है, ये सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। यहाँ पे जो लेबर है, ये सारी चीजें ये काफी डेमोक्रेटिक हैं। जो अब चाइना की बात करते हैं, ये क्लोज नेट है, कुछ अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, डेमोक्रेटिक नहीं है। लेबर किस तरीके प्रोड्यूस कर रहा है, लेबर की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस चल रही हैं, प्रोडक्शन कैसे हो रही है, गवर्नमेंट उसको कैसे फाइनेंस कर रही है। हमारे फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े और अमेरिका और ओईसीडी के फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े कंपेरेबल है। चाइना के फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े, आपको क्या विश्वास है उनमें? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का भी वही हाल है, तो उनके स्टॉक्स क्या हैं वो सब अलग है। तो चाइना को थोड़ा अलग तरीके से इसको देखना पड़ेगा। ओके, अनिल सर, क्या किसी कंट्री की इकोनॉमी की साइज या फिर वहां की पॉपुलेशन या कंजम्पशन, ये क्या बड़े फैक्टर हैं जो कि इस कोरोना कहर में मैं कहूं, चाहे वो वेव 1 हो, 2 हो या 3 हो, बचा सकते हैं या थोड़ा सा कुशन दे सकते हैं? और किस तरीके के स्टेप आपको लगता है कि एज अ कंट्री इंडिया में और ज्यादा उनको उठाने की जरूरत होगी? देखिए, ये बात सही है कि मार्केट साइज क्या है, आपका पर कैपिटा इनकम क्या है, कंजम्पशन पैटर्न क्या है, कंजम्पशन कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ क्या हैं हर एक मुल्क की, उस पर डिपेंड करता है। और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो, और चाइना नंबर 2 है, अमेरिका नंबर 1 है। तो
लेकिन क्या है कि वो एडवांस्ड इकोनॉमीज होने की वजह से उनका ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन्स में काफ़ी बड़ा उनका हाथ है। आप ये देख सकते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है, हमने कहा कि भाई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ लेकिन इंडिया इतना बुरी तरह से अफेक्ट नहीं हुआ। तो आपका जैसे धनेंद्र जी ने कहा कि सब इंटीग्रेटेड है इंटरनली, सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मार्केट्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सप्लाईज के लिए, वैल्यूज एक्रेडिटेशन के लिए, सर्विसेज सेक्टर के लिए। तो इंडिया की जो इकोनॉमी इस वक्त अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 65% या 67% जो है वो सर्विसेज सेक्टर से आती है, और सर्विसेज सेक्टर का मेन मार्केट जो है वो है बाहर। हमारा एग्रीकल्चर और हमारी जो जीडीपी अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग में तो काफ़ी कम है कंपेयर टू, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट भी उतना ही कम होगा। इसलिए हमारा एक्सपोर्ट्स में कोई बहुत ज़्यादा दखल नहीं है दुनिया की में, लेस देन 2% रफली हमारा एक्सपोर्ट होता है। लेकिन वो एक चीज़ है जो हम ज़्यादा करना चाहते हैं, अभी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, मेक इन इंडिया के ऊपर काफ़ी जोर है। तो जो ये इम्पैक्ट हुआ है इसका, वो सब मुल्कों में मोर और लेस एक सा ही हुआ है। उससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हॉल्ट हो गई। अब जो कंट्रीज जिनके अंदर सस्टेनिंग पावर नहीं है या स्टेइंग पावर नहीं है, वो लोग कंट्री क्रम्बल कर जाएंगे बहुत जल्दी। लेकिन जिन कंट्रीज में जैसे भारत है, भारत में क्या है कि आप देखें तो जो अगर आप देखें गरीबों में सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है इस चीज़ का, लेकिन गरीब ही सबसे ज़्यादा जल्दी उससे बाहर निकल पाते हैं। आज आपकी अगर इसको अगर आप थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो आपकी 63 मिलियन MSMEs हैं इंडिया के अंदर में, राइट। उसमें से माइक्रो इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट अबाउट 20% है। तो अगर उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है इकोनॉमी के, तो इकोनॉमी के अंदर एक मोमेंटम नहीं आ पाएगा। और वो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि ये सब जगह जो प्रॉब्लम आई है, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है उनकी अपनी अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं। इंडिया जो है इस वक्त एक मिडिल स्टेशन पे मैं कहूँगा, नहीं एकदम अंडर डेवलप भी नहीं है, बट ए डेवलपिंग कंट्री विद इन सर्टेन सेक्टर जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। सर्विसेज सेक्टर जो हमारा सबसे स्ट्रांग है, और अभी तक अनफॉर्चुनेटली उस हमारे को मैन्युफैक्चरिंग में और उसमें जरूर फर्क पड़ा है, लेकिन सर्विसेज सेक्टर अभी काफ़ी कामयाब है अभी तक। लेकिन इकोनॉमी का फर्क पड़ेगा। चाइना की बात प्रोफेसर साहब ने कही, बिल्कुल सही कहा कि आप उनके आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके हिसाब से भी देखें तो उनकी इकोनॉमी में 6% का कॉन्ट्रैक्शन कम से कम आएगा, और पिछले साल के मुताबिक देखें तो वो नेगेटिव ग्रोथ को मिला के 13% का, जो एक इवन चाइना जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा है। तो जैसे सब लोग कहते हैं कि भाई भारत और चीन जो हैं शायद इससे जल्दी निकल आए, लेकिन चाइना ने बहुत जल्दी एकदम जैसे उन्होंने कंटेन किया वुहान में और दूसरे देशों में, दूसरे सिटीज़ में, मेन जो उनके सिटीज़ थे उसको कंटेन कर दिया, बिकॉज उनका एक पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, उसके चलते वो लोग उसको कंटेन कर पाए। और भारत ने भी बहुत जल्दी लॉकडाउन शुरू कर दिया, उसके चलते हमारे पास प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन भारत ने काफ़ी प्रिपरेशन कर ली। जैसा कई बार प्रधानमंत्री को आपने सुना होगा कि हम एक भी PPE नहीं बनाते थे, आज हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं उसको। इसी तरह से भारत की सॉफ्ट पावर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर आप देखें तो हमने 150 मुल्कों को लगभग, चाहे हाइड्रोक्लोरोक्विन हो या दूसरा चीज़ हो, अपनी रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स हमने विकसित देशों को भेजी है। अब आपने प्रेसिडेंट का किस्सा सुना ही होगा। तो हर एक मुल्क की अपनी एक स्पेशल होती है, अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, और मैं समझता हूँ वही स्ट्रेंथ जो है इस वक्त काम आई है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो प्रधानमंत्री या गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स निकाली हैं, जिसका जिक्र धनेंद्र जी ने करा, वो अब जैसे MSME सेक्टर के लिए मैं खास तौर से कहूँगा, क्योंकि वो एक बैकबोन है आपकी, कि उसका 3 लाख करोड़ का जो पैकेज आत्मनिर्भर या जो भी कुछ कहें, उसके लिहाज से उसका जितना जल्दी एग्जीक्यूशन हो। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कंजम्पशन की इस वक्त ज़रूरत है। जब डिमांड और कंजम्पशन दोनों के बीच में नेगेटिविटी है तो बढ़ेगा कैसे इकोनॉमी आगे। तो कंज्यूमर के पास में इस वक्त जो है पैसा ही नहीं है हाथ में, तो वो एक सिचुएशन को किसी तरह एड्रेस करना पड़ेगा, और उसके लिए जो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं वो ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन असली बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली जो मैकेनिज्म जो अप्लाई करी है वो कहीं पे भी आज तक सक्सेसफुल तो नहीं। नरेंद्र सर, एक आखिरी मैं कमेंट आपका चाहूंगा कि जो चैलेंजेस इस वक्त हैं, और अगर हम सेकेंड या थर्ड वेव का देखते हैं दुनिया भर में कि अगर शुरुआत होती है, क्या प्रिकॉशंस आपकी नज़र में इस वक्त इकोनॉमी को सेफ जोन या सेफ गार्ड जो हैं वो क्या हो सकते हैं? चाइना में अगर आप देखें तो 2002-2003 में जब सार्स पेंडेमिक उनके यहाँ आया था, तो उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से यूज किया, और इकोनॉमिक रिजुविनेशन बहुत तेजी से उनका हुआ,
जिसमें उन्होंने ई कॉमर्स को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया, जिसमें अलीबाबा और जेडी कॉम और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी आई और चाइना एक तरीके से पूरे दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री बन गया और वो सारे अमेरिका, यूरोप, सब जगह वहां से सामान जाता था। मैं जो समझता हूं कि ये इस मौके का फायदा उठाते हुए, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि हम लोग एक तो खैर वैसे ही हम बहुत डिसिप्लिन है, खर्च बहुत कम करते हैं, सब चीजें अपने घरों में अभी हैं। जैसे ही ये अर्थव्यवस्था खुलती है, चालू होती है, तो हमें अपनी तकनीक को बढ़ावा देकर और जो भी हम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें। एग्रीकल्चर फॉर्चुनेटली हमारी सबसे कम इफेक्टेड है और इस वक्त अगर एक इकोनॉमी को सस्टेन किए हुए है हमारी, तो वो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है। एग्रीकल्चर को पूरी वैल्यू चेन से, अभी उन्होंने खोल भी दी है मार्केटिंग, तो एग्रो प्रोसेसिंग और दूसरी चीजों को बहुत तेजी से बढ़ावा दें और उनमें किसी तरीके से हम ये करें कि रूरल एरियाज में हम मैक्सिमम इकोनॉमिक रिवाइवल हो, उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, समझाने के लिए कि असल में जो ये इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किस तरीके से कोरोना का असर आर्थिक विकास या फिर जीडीपी पर दुनिया पर पड़ रहा है, उसके पीछे के कारण क्या हैं और आगे के खतरे या फिर वो कदम क्या हो सकते हैं जिसके जरिए हम इसको कम कर सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।